हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके यहाँ पर PYQ सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसे आप दूसरा नाम ले सकते हो कि आपका सिलेक्शन दिलाएगी। CTET आपका इस सीरीज से पास होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें हम आपके PYQ करते हैं, प्लस में मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाती हूँ। साथ ही साथ हम इसके की पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। और आपका जो इंपॉर्टेंट है टैग वर्ड्स, ठीक है। हम इन 3 तरीकों से आपका CTET के PYQ करते हैं। और जो आपका सबसे अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका कॉन्सेप्ट। हम आपको कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर कराते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके PYQ ना सिर्फ PYQ रहते हैं, बल्कि पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है। तो डेली आपकी इसी प्रकार से यहाँ पर क्लासेस होती है। क्लास का एक बार मैं आपको टाइम बता देती हूँ, किस टाइम पर आपको अपने यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेगी। तो डेली क्लासेस का जो टाइम है, आपको यहाँ पर 8:30 बजे आपकी PYQ की क्लासेस होती है। साथ ही साथ आपका कंटेंट भी स्टार्ट है, CDP की भी आपकी क्लासेस होती है। आप उन्हें भी जाकर जरूर चेक कर लेना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और सीधा आपको इन्हीं क्लास से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, जाकर चेक करना है, PYQ को चेक करना है, ये सीरीज चेक करनी है और आपको अपनी प्लेलिस्ट चेक करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए बनाया गया है स्पेशल CTET वाले बच्चों के लिए, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए इसका क्या आंसर होगा। साथ के साथ आपको कमेंट करना है, बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही रहे, क्लासेस कैसी लगी, ठीक है। फीडबैक आपको देना है। और पहले भाई आप सभी एक बार लाइक कर दो, ठीक है। सबसे पहले आप लाइक कर दो सेशन को, ताकि दूसरे बच्चों के पास भी इसकी नोटिफिकेशन जा सके। एक बार शेयर भी कर देना। तो चलो स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पे आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका आनुवांशिकता और हेरिडिटी। ये कंप्लीट मैंने आपका कराया है, ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। कि भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बस ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है हेरिडिटी तथा इन्वायरमेंट को लेकर कौन सा फैक्टर पॉजिटिव है। बस इसमें जो सबसे बेस्ट लगे वही आपका आंसर होगा। कौन सा बेस्ट है, चलो ढूंढते हैं। ये रहे आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें से सबसे अच्छा उठा लो, ठीक है। सबसे पहले नेगेटिव को हटाओगे। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव और पॉजिटिव 2 प्रकार से इन क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले नेगेटिव हम कैंसिल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भारतीय और हमारे अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेगेटिव चीजों पर हमारा ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि पॉजिटिव पर, ठीक है। आपके लिए किसी ने कितना भी क्या हो, लेकिन आपको वो चीज याद रह जाएगी, भाई इसने मुझे धोखा दिया था, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसी वजह से हम पहले नेगेटिव, इसके बाद हम पॉजिटिव से सीधा अपना आंसर निकाल लेंगे। तो नेगेटिव चीजें ढूंढो। सबसे पहले मिल गया पर्यावरण में केवल, आ गया, बताया था ओनली। ये टैग वर्ड्स की क्लास में मैंने आपको कराया है, तो ये हमारा कभी आंसर नहीं होगा। कहीं पर भी ओनली केवल मिल जाए, वो कभी भी CDP में आंसर नहीं हो सकता। आगे बात करेंगे, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे को किसी भी जन्मजात विकार से दूर कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता, तो क्या आप अच्छा खाना पीना देकर उसकी आंखों की रोशनी ला सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी बच्चे का हाथ ही नहीं है, तो क्या आप उसे रोज डेली फल फ्रूट खिला रहे हो, तब क्या उसका हाथ आ जाएगा? नहीं आ सकता भाई, ठीक है। जन्मजात बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। आगे, सीखने और प्रदर्शन करने के लिए एक बच्चा अपनी एक बच्चे की क्षमता जीनों के द्वारा, मतलब जो उनके जीन्स होते हैं, इसके द्वारा डिसाइड की जाती है पूरी तरीके से। ये मिल गया हमें नेगेटिव। कंप्लीटली मिल जाए, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, बस आपका काम हो गया। इसमें कंप्लीटली मिल गया, इसमें आपका फिक्स करने वाली बात करें कि हम ठीक कर देंगे, इसमें आपको ओनली मिल गया। ये तीनों ही क्या थे, नेगेटिव थे भाई, तीनों ही क्या थे, नेगेटिव थे। तो बस आपका आंसर हो गया। आगे आपका यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपका आंसर होगा, बिना पढ़े आप इसे आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब देखना भी नहीं है, पेपर में टाइम बचाना है, ये ही आंसर होगा, लेकिन हम तो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, विकास के पहलू में आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरणों से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही है। विकास के कुछ पहलू में क्या होगे, कहीं पर आनुवांशिकता ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कहीं पर आपका हेरिडिटी या फिर आपका इन्वायरमेंट, इस प्रकार से काम चलता है। कहीं पर इन्वायरमेंट और कहीं पर हेरिडिटी, दोनों का ही गुणनफल क्या है, आपका विकास है। दोनों का ही गुणनफल क्या है, आपका विकास है। समझ में आई आपको चीजें? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताना है जीन प्याजे। जीन प्याजे आपका है VIP टॉपिक, ठीक है। इसके ऊपर मैं कल आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, उसे देखने के बाद कभी भी जीन प्याजे में कोई भी आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है नहीं किया जा सकता, नेगेटिव पूछा है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। तो जीन प्याजे ने गुणात्मक चरणों में डिवाइड किया है, बिल्कुल वही स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया, तो ये तो सही हो जाएगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ये इन्होंने कहा है कि बच्चे जो है
नन्हे वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद से स्वयं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेकंड भाई बिल्कुल सही है, दोनों पॉजिटिव है। निरंतर अभ्यास से ही अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण में अंतःक्रिया या फिर क्रिया करके सीखते हैं। बताओ इन दोनों में से कौन सा आपका आंसर होगा? ठीक है, साथ के साथ आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, फिल्म नहीं चल रही, आपका सीटेट का एग्जाम है। ठीक है, साथ के साथ कमेंट करो, लाइक करो, एक बार शेयर करो। तो यहाँ पर क्या पूछा है? पियाजे के अनुसार जो है कौन सा नहीं है? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे कि आप लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग? पियाजे के। याद रखना, गलत कोई सा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, अगर बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये है आपका वाइगोस्की का कथन। ये वाइगोस्की का है, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। गलत कोई भी नहीं था, लेकिन क्या पूछा था? पियाजे पूछा था, तो पियाजे के अनुसार अगर आप बात करोगे, ठीक है, पियाजे की थ्योरी के अनुसार, तो आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया? क्योंकि नोट पूछा था, नोट आपका एकमात्र है, नोट पर ध्यान देना है, तो बस फोर्थ आपका सही है। तीनों पियाजे ने बात की है। चलो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा? अगेन पियाजे का क्वेश्चन क्या है? अगेन पियाजे का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ भाई। ठीक है, बताओ। इन्होंने पूछा है कौन सी पियाजे की सीमा नहीं है। ठीक है, पियाजे की सीमा नहीं है किस चीज में? आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे की 3 स्टेज होती है। सेंसरी, भाई साथ के साथ कमेंट लिखो कौन कौन सी स्टेज होती है। कुछ बच्चे डेली कमेंट करके बताते हैं कि मैम क्लास अच्छी लगी, लेकिन कुछ बच्चे जो है बिल्कुल चुप रहते हैं, ना ही आंसर देते, ना ही बताते हैं। तो आपको आंसर देना है, इससे आपकी लर्निंग होगी, मेरी लर्निंग नहीं होगी। और जब आप कमेंट करते हो ना, तो चीजें आपके माइंड में फिक्स हो जाती है, आपको याद रहेगा एग्जाम में कि हाँ हमने ऐसे वहां पर मैम की क्लास में कमेंट किया था, तो वही आपको आंसर यहाँ पर मिल गया। तो इन्होंने पूछा आपका पूर्व संक्रियात्मक की सीमा नहीं है, तो पहले पूर्व संक्रियात्मक को समझो क्या है। तो अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है आपका? पहले इसका टाइम पीरियड आपका 2 से लेकर 7 साल, क्योंकि आपकी सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है आपकी सेंसरी, इसके बाद है आपका यहाँ पर प्री ऑपरेशनल, इसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल, और आपका फोर्थ जो है फॉर्मल। ये 4 प्रकार की पियाजे ने स्टेज दी है। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है लॉजिक, तर्क की कमी बच्चों के अंदर होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। आगे है आपका यहाँ पर प्रतीकात्मक विचार का विकास, आपका अहमन्यता, ठीक है, इगोसेंट्रिक, आपका अनुकर्मण्यता। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? ये पूछा है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, प्रतीक आ जाता है, नहीं आता भाई बताओ। ठीक है, देखो इसमें बच्चा इगोसेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इगोसेंट्रिक में इस अवस्था में बच्चों को लगता है जैसा मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया ऐसी की ऐसी है। ठीक है, बच्चे का यहाँ पर सिंबल भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक विचार भी बच्चे स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आगे आपका ध्यान की कमी। यहाँ पर क्या है? बच्चों को ध्यान की कमी होती है, यहाँ पर बच्चा ज्यादा ध्यान नहीं लगा सकता। लेकिन जो आपका यहाँ पर अनुकर्मानिकता है, मतलब रिवर्स बिटी, मतलब जैसे कि ये आपका यहाँ पर एक हो गया, ठीक है, और ये आपका एक छोटा यहाँ पर ऐसे बर्तन हो गया। तो अगर आपने यहाँ तक फिल करके दिया और एक यहाँ पर, तो बच्चा ये वाला लेगा, उसे लगेगा ये बड़ा है, तो ये नहीं समझ पाता, ये रिवर्स नहीं कर पाता कि इन दोनों के अंदर इक्वल क्वांटिटी में जो है आपका बराबर चीजें डाली गई है, लेकिन बच्चा नहीं समझेगा। तो इनके अंदर जो है कौन सी कमी है? आपका यहाँ पर फोर्थ। बाकी सब बच्चों को इस स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3rd स्टेज में। ठीक है, ये आपकी 3rd स्टेज में आ जाएगा। चलो आगे चलेंगे। पियाजे कल मैं आपको बता दूंगी बहुत डिटेल में, तो आपको कभी डाउट नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो बताना है खालिस्तान के अलावा, तो नेगेटिव बताना है, के अलावा निम्नलिखित में से खेल के लिए युवा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए कौन सा है? इन्होंने क्या पूछा है? खालिस्तान के अलावा एक छोड़ के उसमें जो है आपका निम्नलिखित में से कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसमें नेगेटिव उठा लो, आपका काम हो जाएगा। वे अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करते हैं, वे अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, यह समय बिताने का जो है सुखद तरीका है, नए कौशल को हासिल करते हैं, सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग में लाना चाहिए। तो नेगेटिव पूछा है, ढूंढो। देखो निपुणता बिल्कुल सही है, जब आप फिजिकली वर्क करते हो, खेल करते हो, तो इससे आपके शरीर जो है निपुण हो जाता है। आगे इंद्रियों को उत्तेजित करते हो, सेंस जो है आपके काम करने लगते हैं, ये भी सही है। और आपका नए कौशल हासिल करते हो, जब आप खेल करते हो, एक्टिविटी कुछ भी सीखते हो, तो क्या होता है? नए कौशल आपके विकसित होने लगते हैं, आपको पता लगता है कहाँ पर किस चीज का उपयोग करना है, और आप यही लर्निंग में सीखते हो। लेकिन जो आपका यहाँ पर 3rd है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ही आपसे पूछा था। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको एक समय बिताने का तरीका नहीं है, इन्होंने पूछा है विकास में। ठीक है,
खेल जो है विकास में किस प्रकार भूमिका निभाता है, तो ये आपके कौशल को विकसित करता है, ना कि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करता है। ऐसा नहीं होता। तो थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है, यही आपका नेगेटिव था और नेगेटिव पर ही आपको काम करना है। ठीक है, सीटेट आपका आराम से पास हो जाएगा जो बच्चे इन पर काम कर लेंगे, कभी भी कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। आगे चले, यहां तक चीजें क्लियर है, आगे चले। चलो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के गंभीर रूप से सोचने को आमंत्रित करता है? ये आपका सीटेट में ना जाने कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। और आप में से किसी ने पूछा भी था मैम पीवाईक्यू रिपीटेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। देखो, एक तो पीवाईक्यू भी रिपीट कर देते हैं, दूसरा पीवाईक्यू ना भी रिपीट करे, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही लेके आते हैं, ये सेम ही रहेगा, इससे अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो दो प्रकार की आपकी थिंकिंग होती है, बताओ भाई कौन कौन सी? कन्वर्जेंट और आपका डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, ठीक है, और आपका डाइवर्जेंट आपका अपसारी। ठीक है, अपसारी जो है और अभिसारी दोनों को मैं एक ही एग्जांपल दूंगी हर बार सेम ही, ताकि आपको याद रखे। अगर मैं आपसे पूछूं गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपका है अभिसारी। अगर मैं पूछूं गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक है, आपका क्या विचार है, अगर मैं पूछूं तो आप में से कोई कहेंगे भाई गांधी जी ने बंटवारा कराया था, गांधी जी ने आपका भगत सिंह को मृत्यु या फिर उन्हीं के कारण चीजें हुई। बहुत से बच्चे अलग अलग सोचते हैं, तो क्या है इस पे आप अपने विचार। अगर हम बात करें जो सबसे बेस्ट है वो है आपकी डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं विचार की बात करूंगी तो आप कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई बताएगा गांधी जी अच्छे थे, कोई कहेगा बुरे थे, गांधी जी ने बंटवारा कराया, गांधी जी ने उनकी मृत्यु कराई, गांधी ने ये किया, गांधी जी अच्छे थे, उन्होंने शिक्षा के ऊपर इतना काम किया। तो कहीं ना कहीं क्या है, सबके विचार अलग अलग मिलेंगे। वहीं मैंने जन्म पूछा तो आप सबका एक ही मिलेगा, सिर्फ एक ही आंसर आएगा, वो है आपका पोरबंदर। ठीक है, एक ही तो आएगा आपका आंसर। ठीक है, पोरबंदर गुजरात, ये आपका एक ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सिर्फ अभिसारी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक आंसर होगा, और अगर हम बात करें डाइवर्जेंट की, अभिसारी की, अपसारी की, तो अपसारी में क्या होगा, बहु। ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपका सीटेट में बल्कि इस बार यूजीसी नेट में भी आया था। तो वही चीजें लगभग आगे आपका बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी मत भूलना, इस एग्जाम्पल को याद रखना। अपसारी अच्छी बात होती है, अभिसारी बहुत ही छोटा होता है, लिमिट में चीजें सेट कर देता है। ठीक है, हाँ ना ही होगा, पोरबंदर ही होगा, कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपसारी में बहुत सारे आप अपनी थिंकिंग डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पर पूछा था किसमें बच्चा अपनी थिंकिंग डेवलप करेगा, तो बस देखो किसमें विचार की, किसमें डाइवर्जेंट का आंसर है, बस वही आपका आंसर होगा। चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या है, क्या आप इसका उत्तर जानते हो? आप कहोगे हाँ, आप कहोगे नहीं, तो ये तो भाई कहीं से डाइवर्जेंट नहीं है। सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? आप कहोगे भाई पता नहीं। ठीक है, कट करो। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो? चलो आगे देखते हैं। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या गया, विभिन्न तरीके, बस डिफरेंट वेज आगे, बस यही आपका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, तो अलग अलग हम यहाँ पर बच्चों से सोल्यूशन मांग रहे हैं। मतलब आपका डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं आपसे, अभी अपसारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपसारी। बाकी ये तीनों किसके आंसर थे? ये आपके थे अभिसारी। ठीक है, अभिसारी को दूसरा नाम बोला जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, आपने कभी ग्रामर पढ़ी होगी तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप सभी को पता है। अपसारी जो है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील का सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसमें भी सबसे पॉजिटिव ढूंढना है आंसर, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो नेगेटिव ढूंढेंगे पहले। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर मैं कुछ ही सेकंड में आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, कुछ ही सेकंड में। और यही अप्रोच आपके एग्जाम में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काम है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, भूल मत जाना, सारा खेल ही टाइम का है। आप सीटेट में देखो, दो ही चीज से सीटेट पास होगा अब की बार, टाइम मैनेजमेंट और दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना आपको आता है। याद पढ़ा कितना पढ़ा कोई मैटर नहीं करता। मान लीजिए कभी आपने प्रगतिशील नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी थिंकिंग है, आपने टैग वर्ड्स देखे, आपने इससे पहले क्लासेस देखी है, तो इतनी थिंकिंग आपकी डेवलप हो गई कि पॉजिटिव नेगेटिव समझ सको। अब मैंने आपको हमेशा बताया रैंकिंग नेगेटिव होता है, कट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यहाँ पर लेबल लगा रहे हो, लेबलिंग, स्टूडेंट बच्चों पर लेबल लगा रहे हो कि भाई ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, कट। इसमें भी रैंकिंग मिल गया, बस तीनों कट हो गए। एक सेकंड में आपका आंसर नंबर 1।
मिल गया आंसर नंबर 1? आंसर नंबर 1 मिल गया भाई, बताओ आंसर नंबर 1 मिल गया या नहीं? अब ये सब पॉजिटिव है, कैसे, चलो समझते हैं। अब इसे समझेंगे। करके सीखना बहुत पॉजिटिव चीज है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें भी हम करके ही सीखते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोऑपरेटिव, सहयोगी, तो भाई आप सभी को पता है, हम समावेशी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सहयोग से सीखने की बात करते हैं। ये सभी पॉजिटिव। अब हम सिर्फ इकाइयों की बात करें, यूनिट की बात करें, है ना, थीमेटिक यूनिट नेगेटिव चीज है। नियमित इकाई परीक्षण, डेली आप टेस्ट लगाओ, यूनिट टेस्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर असेसमेंट होता या फिर सीसीई होता, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तो आपका ये सही हो जाता। रैंकिंग नेगेटिव। व्यक्तिगत अधिगम, सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिगम करो भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्षमता समूह बनाओ, क्षमता समूह बहुत ही नेगेटिव चीजें हैं कि एक बच्चे को दिखाई दे रहा है तो उसका अलग कर दो, जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा उसका अलग, तो उनकी क्षमता को डिवाइड कर रहे हो। कभी भी क्षमता को डिवाइड करोगे तो बच्चा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे परियोजना विधि अच्छी चीज थी, समूह बनाना नेगेटिव था और रैंकिंग करना भी नेगेटिव था। तो बस इस प्रकार से तीनों गलत थे, ए आंसर बिल्कुल सही है। इतने ही कम समय में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, इसी वजह से मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का कुछ ही सेकंड में आंसर चाहिए। प्रगतिशील, देखो दोबारा से रिपीट किया हुआ है आपके एग्जाम में, एक ही पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट लगातार। प्रगतिशील के बारे में बताना है कौन सा सही है, जिसमें शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, खुद ही एजुकेशन जो है अपने आप में ही जीवन है, बताओ। अब देखो आप सभी को पता है टीचर तो बिल्कुल दुश्मन है एक तरीके से, ठीक है। सीटेट के लिए टीचर तो दुश्मन है, कभी भी टीचर वाला आंसर हो ही नहीं सकता। तो जीवन जो है सच्चा एजुकेटर, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या है, स्कूल जो है शिक्षा और समाज के प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं, हो सकता है, आगे देखेंगे। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, भाई स्कूल की आवश्यकता तो है भाई, तभी तो इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल की बात करते हैं। तो ये तो कट करो, ऐसा नहीं है कि स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने आप सीख लेंगे। इससे पहले भी तो यही होता है था, जब स्कूल नहीं थे तो तब तो नहीं सीखा बच्चों ने अपने आप, ठीक है, तब उन्हें अनपढ़ कहा जाता था। तो ये क्या है, गलत चीजें है, तो कट कर दिया। अब आपके पास है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखो। क्या है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे तक जारी रखो, क्या ऐसा हो सकता है? बताओ भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि लाइफ मतलब स्कूल एजुकेशन को 12वीं तक ना कर 8वीं तक ना करके आप सीधा लग दो लाइफ टाइम? तो क्या आप अब भी स्कूल में जाओगे? नहीं जाओगे भाई, ये तो बहुत गलत है। लाइफ टाइम थोड़ी स्कूल में जा सकते हैं, लर्निंग लाइफ टाइम हो सकती है लेकिन स्कूल में नहीं जा सकते आप। आगे क्या है आपका यहाँ पर, सबसे सही क्या हो जाएगा, स्कूल जो है क्या करता है, स्कूल क्यों बनाया गया है, ताकि आपके जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल वर्ल्ड है और आपका सोशल, ठीक है, सोशलाइजेशन, उन दोनों का ही प्रतिबिंबित, ठीक है, उन्हें ही रिफ्लेक्ट करता है, उन्हें ही प्रेजेंट करती है आपकी एजुकेशन। तभी तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो है शिक्षा में सामाजिक प्राणी बनाती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एजुकेशन आपकी ऐसी होगी समाज के अकॉर्डिंग, और समाज के अकॉर्डिंग ही आपको एजुकेशन लेनी है, क्योंकि आपको उसी समाज में रहना है। क्वेश्चन नंबर 8, कोलबर्ग, अगेन रिपीटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। सीटेट में गिने चुने आपके सब्जेक्ट है और गिने चुने उसमें टॉपिक है, ठीक है। तो हर बार नए टॉपिक कहाँ से लेके आए सीबीएसई? ला ही नहीं सकता, सिलेबस लिमिटेड है और सिलेबस से बाहर सीटेट में क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। चलो भाई, कोलबर्ग का पूछा है कौन सा जो है योगदान जो है निम्नलिखित में से किसे माना गया, ठीक है, सबसे बताओ, सबसे बेस्ट। उनका विश्वास था कि बच्चे नैतिक दार्शनिक बने, ऐसा तो नहीं कहा भाई उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि बच्चे को दार्शनिक बना दो, नहीं, मोरल फिलोसोफर बना दो, ऐसा नहीं कहा भाई। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की तो बात ही नहीं हुई भाई, आप सभी ने पढ़ा है कोलबर्ग का सिद्धांत, इसमें तो बात ही नहीं हुई है। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच में स्पष्ट संबंध बताता है, इसमें कोई आपका एक्शन हुआ है, कोई कार्यवाही हुई है, तर्क की तो बात की गई थी लेकिन कार्यवाही की बात नहीं की गई, तो कट करो भाई। इसमें क्या, उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन तो दिया है, ठीक है। संज्ञान के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेज डिवाइड की है, उसी के अकॉर्डिंग नैतिकता की जो है आपकी मेच्योरिटी की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट ये कोई सा सही नहीं था, तो बस भाई कोई सा सही नहीं था, तो हमें तो इतना पता है जो बाकी बच जाता है वही आंसर होता है। हमें तो नहीं पता ये सही है, लेकिन हमें तो इतना पता है बाकी सब गलत है, तो बस आपको मिल गया 1 नंबर। यही तो काम करना है एग्जाम में, ठीक है, और ये सही है, ठीक है, क्योंकि आपका कोलबर्ग ने नैतिक परिपक्वता की बात की थी कि हमें समय पर जो है इन्होंने 3 स्टेज डिवाइड की, तो हमारे अंदर मेच्योरिटी आने लगती है, हमें पता लग जाता है क्या सही है और क्या गलत है, हम उसी के बीच में जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अगेन रिपीटेड कॉन्सेप्ट,
ठीक है, आप मेरे साथ डेली जुड़ो, ठीक है, 8:30 बजे। आपको ये पता लगेगा कि सीटेट सिर्फ आपका बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीटेड, वही कॉन्सेप्ट रिपीटेड, कुछ नया लेके ही नहीं आता। आ जाएंगे 1 या 2 क्वेश्चन बस, इससे ज्यादा नहीं आता। और लोगों ने वो हवा बना दिया कि सीटेट इतना टफ एग्जाम है, पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे बहुत ईजी एग्जाम है भाई, बस आप करके तो देखो। चलो भाई बताओ, निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, किसके द्वारा दिया गया? हमारे वाइगोस्की साहब। ठीक है, कैसे? चलो एक बार इसे समझेंगे आज। ठीक है, आज हम इसे समझेंगे। ठीक है, आज इसे बिल्कुल समझने वाले हैं। अब आपको ये 3 चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक छोटा सा बच्चा, ये है हमारा बच्चा। ठीक है, ये यहाँ तो आराम से पहुंच जाता है, यहाँ इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब इसे यहाँ पर पहुंचना होता है ना, यहाँ पर, तो भाई इसे हेल्प चाहिए। इसे क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। हेल्प कौन दे सकता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, MKO यूज किया है वाइगोस्की ने, मतलब जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा वही आपकी हेल्प कर सकता है। अब मैं आपकी सीटेट में हेल्प क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है, मैंने सीटेट को बहुत अच्छे से समझा है, मैंने सीटेट को पढ़ा है, तो मुझे क्या है? नॉलेज है इस चीज की। मैं मोर नॉलेजेबल पर्सन हूँ आप सभी के लिए, और मैं क्या कर रही हूँ? आप सबकी हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है? सीटेट का एरिया है, ये आपका सीटेट का एरिया है, और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ यहाँ तक ले जाने में। तो आप मेरी हेल्प के साथ आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। अब मुझे लगने लगेगा कि आप यहाँ तक तो आ गए, और आगे आप खुद जा सकते हो, यहाँ तक खुद चले जाओगे, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी हेल्प हटा दूंगी। आप ये कहोगे मैम ने तो बीच में धोखा दे दिया। नहीं, मैं धोखा नहीं दे रही। मुझे पता जैसे ही लगा कि आप ये यहाँ पर पहुंच गए, तो मैं ये PYQ की क्लासेस खत्म कर दूंगी, मैं PYQ कराना बंद कर दूंगी। क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो अगर हो गया तो मैं क्लासेस एंड कर दूंगी। तो मैंने क्या कर लिया? अपनी हेल्प वापस भी ले लूंगी मैं। लेकिन वापस कब लूंगी? जब आप अपने एम पर, अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाओगे। ठीक है, MKO यही करता है कि आपको हेल्प देगा, लेकिन जैसे इसे फील होने लगा कि आप खुद से सफल, मतलब आप पहुंच गए सफल की सीढ़ी पर, तो ये अपनी हेल्प वापस ले लेता है। ठीक है, ये आपको विकलांगता की तरफ लेके नहीं जाता कि आपको आदत ही पड़ जाए कि भाई मैडम होगी तभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद से करना भी सिखाता है। ठीक है, अब आगे बात करें। अब ये एरिया दिख रहा है, इस एरिया पर मैं आपकी कितनी भी हेल्प कर दूं, चाहे आपकी भगवान भी हेल्प कर दे। ठीक है, ये सबकी लाइफ में होता है, चाहे भगवान भी आपकी हेल्प कर दे, आप यहाँ पर पहुंच ही नहीं सकते। आपके आउट ऑफ द रीच कह सकते हो, आउट ऑफ द ये रीच है, आप इसे पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, आप कितनी भी मेहनत करो आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन यहाँ तक पहुंच सकते हो। और यहाँ तक पहुंच गए बस सीधा आपका गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर है। लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, और आपको यहाँ तक पहुंचना ही क्यों है? मेन हमारा फोकस है गवर्नमेंट टीचर बनने का, तो आप गवर्नमेंट टीचर बन गए। तो यही है आपका क्या? जोन ऑफ प्रोक्सिमल आपका डेवलपमेंट। ये आपकी हेल्प करेगा। इसे आप मचान कह सकते हो, ठीक है, पहाड़ कह सकते हो, अलग अलग इसके नाम है, मचान, पहाड़। और ये जो हेल्प है इसे आपका स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है, हेल्प को आपका स्कैफ फोल्डिंग कहा जाएगा। चलो आगे बात करें, इतना समझ में आ गया। अब ये पूरी कहानी बताओ क्या है। चलो, इसमें क्या, इस चरण में बच्चा अधिकतम विकास संभव, अधिकतम विकास ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने आपको, ऐसा कुछ बताया नहीं बताया। आगे क्या है इसमें? उस विकासात्मक चरण में जहां बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। भाई बिल्कुल नहीं, मोर नॉलेजेबल पर्सन क्या करेगा? तो फिर उसकी भी तो जरूरत है, तो ये भी कट हो गया। एक संदर्भ में बच्चे सहयोग को सही स्तर पर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। इस बिंदु को उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सके, कैसे कि वापस ही ले लो पहले तो, है ना, एक संदर्भ को जहां बच्चा सहयोग के सही स्तर पर कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। ठीक है, सहयोग के सही स्तर पर आपको मैं क्या करूंगी? जहां पर आपको हेल्प है उसके उसी अमाउंट में आपको हेल्प दूंगी, फिर आप अपना कार्य स्वयं कर सकते हो। जब आप उस स्तर पर आ जाओगे तो आपका क्या हो गया? यहाँ पर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेंस, DPD आपका इसे कहा जाता है ना, ZPD। तो आपका क्या हो गया भाई? आंसर नंबर बताओ भाई, क्या हो गया आंसर नंबर? कौन सा सही हो गया? आंसर नंबर आपका 3rd जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? ये तो आप सभी ने अपनी लाइफ में देखा ही है। चलो, जो समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करते हैं, भाई ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, रूढ़िवादिता, स्टेरियोटाइप का ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, आगे है आपका खालिस्तान में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत। भाई ये तो बिल्कुल अलग लगा, हमें तो हो ही नहीं सकता, कट करो। 2 बच गए।
स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। अच्छा जी, आपका उभयलिंगी व्यक्तित्व तो आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री के गुणों का समायोजन है। बिल्कुल सही है। जो आपका थर्ड जेंडर कह सकते हो, स्पेशल जेंडर कह सकते हो, वही आपका क्या है, उभयलिंगी व्यक्तित्व है। इसमें आपका मर्दाना और स्त्री के गुण दोनों का ही समायोजन, दोनों का ही एडजस्टमेंट होता है। तो क्या होता है आपका यहाँ पर सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसे आप दूसरी लैंग्वेज में किन्नर करके कह सकते हो। ठीक है, चलो किन्नर समाज इसमें आपका आ जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए। ये है आपका होमवर्क, कमेंट करके बताओगे। साथ ही साथ आपको ये बताओ क्लास कैसी लगी, एक बार फीडबैक दो अपना कल, ताकि मैं और भी बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, आपका सिलेक्शन मैं कराऊँ। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, बस शेयर कर दो आपके सभी कॉलेज ग्रुप्स जो भी है, आपके जो दोस्त है, फ्रेंड है, उन्हें बताओ भाई इस प्रकार से आपकी कोई सीरीज कराई जा रही है जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और कमेंट में बता देना अगर आपको कोई और सीरीज भी चाहिए, मैं आपका वो ट्राई करूंगी लेके आने की। साथ ही साथ आपको एक बार लाइक कर देना, क्लास अच्छी लगी हो तो भाई एक बार ठीक है लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, और इसके अलावा आपका टेलीग्राम ग्रुप है भाई। ठीक है, एक बार आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर भाई कोई भी क्वेरीज है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके सभी कमेंट मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, आपके सभी कमेंट का मैं आंसर भी करती हूँ। तो आप एक बार कमेंट करो अपनी जो भी डाउट क्वेरीज है, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बस बता देना क्लास कैसी लगी, कैसी चल रही है आपकी सीटेट की तैयारी। और आपने प्लेलिस्ट तो चेक कर ही ली होगी, और अभी भी टाइम है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आराम से कंप्लीट कर लो। ज़्यादा बड़ी क्लासेस मैंने नहीं कराई कि जो आपकी कंप्लीट ही ना हो सके, बहुत छोटी छोटी क्लासेस है। तो जल्दी से आप अपना सिलेबस कवर करो, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर PYQ हो ही रहे और आपका इस बार सीटेट हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, तैयारी करते रहो, बहुत ईजी है सीटेट को क्लियर करना। बस आपको लगातार बने रहना है, अच्छे से तैयारी करनी है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता आज के टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलो गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो। इसी टाइम पे डेली क्लासेस होती है।